नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील और आज जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि नीलामी क्या है, नीलामी क्यों होती है। प्राइवेट नीलामी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ये प्राइवेट जो नीलामी होती है, जो अलग अलग कंपनियां नीलामी करती है, ये आखिर क्या है। आम आदमी का नीलामी गाड़ी को क्यों किया जाता है, आपका गाड़ी मेरा गाड़ी जो क्यों पकड़ाता है, पकड़ा कर क्यों नीलामी किया जाता है। क्वेश्चन आ रहा था कि नीलामी क्या है, नीलामी क्यों होता है। तो सबसे पहले इसमें जाने से पहले दोस्तों बता दें कि मेरा नाम है सुनील और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा अपडेट आपको यहाँ पे देते हैं, बहुत सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिलता है, चाहे नीलामी हो या और भी कोई बाकी जो एजुकेशनल पर्पस वो चीज़ बता दें। तो सबसे पहले हम वो चीज़ बता दें कि जो नीलामी होती है, बहुत सारी कंपनियाँ नीलामी करती है। वो नीलामी बैंक का खींचा हुआ गाड़ी सब रहता है। बैंक का खींचा हुआ क्या रहता है, अब आपको इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको शोरूम में चलना होगा। अब वो शोरूम क्या है, बाइक का हो सकता है, बस का हो सकता है, ट्रक का हो सकता है, जेसीबी का हो सकता है, इत्यादि जो भी गाड़ी का शोरूम है वो शोरूम हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है कि आदमी, कोई भी इंसान दो तरह से गाड़ी लेता है, एक कैश गाड़ी लेता है और एक फाइनेंस पे गाड़ी लेता है। कैश पे जो गाड़ी लेते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, कैश पैसा दिए वो गाड़ी लिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा आते हैं फाइनेंस वाले, जो फाइनेंस करवाते हैं, जो डाउन पेमेंट देते हैं और डाउन पेमेंट देकर नया गाड़ी को खरीदते हैं। मानिए राम और श्याम दो आदमी हैं, राम ने कैश गाड़ी खरीदा और श्याम ने ईएमआई पर गाड़ी खरीदा और उसका एक समय सीमा निर्धारित होता है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, माने जो भी पीरियड होता है, टाइम होता है ईएमआई का, कब से कब तक चलेगा, उसका एक टाइम निर्धारित किया जाता है। उस अवधि में उस एग्रीमेंट के तहत और बहुत सारा एग्रीमेंट के थ्रू आपको साइन करना पड़ता है। जो एग्रीमेंट पेपर होता है उस पर आपको साइन करना पड़ता है, जिस पर आप साइन वगैरह करके जो है ना आप गाड़ी को परचेज करते हैं, यानी लेते हैं ईएमआई पर। जो बहुत सारा फाइनेंस कंपनियां हैं, बहुत फाइनेंस कंपनी का हम नाम नहीं रखेंगे, बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है जिस फाइनेंस के थ्रू आप लोग फाइनेंस करवाते हैं, गाड़ी बाइक जो भी गाड़ी हो करवाते हैं। उस स्थिति में अब आपका होता क्या है कि आपने गाड़ी को फाइनेंस कर लिया डाउन पेमेंट देकर, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सबका अलग अलग बैंक का, एनबीएफसी जो भी बैंक्स है उसका सबका अलग अलग होता है। सरकारी जो बैंक है उसका थोड़ा कम होता है, जो प्राइवेट बैंक है उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। और सरकारी बैंक ज़्यादा जल्दी फाइनेंस नहीं करती है और अधिकतर जो है ना प्राइवेट फाइनेंस से फाइनेंस करती है। इस बार हम आपको एक वीडियो लेकर आएंगे, आप किस फाइनेंस से आप फाइनेंस करवाइएगा जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा हो। तो सबसे चलिए हम आपको बताते हैं प्राइवेट फाइनेंस का। प्राइवेट फाइनेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से लेकर आपको 12%, 15%, 20%, 30% भी हो सकता है। ये सब होता है कि कुछ कुछ हाइडन उन लोगों का फीचर्स होता है, जो चार्जेस होता है, जो आपको नहीं बताया जाता है। सो बहुत गलत है, जो इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे, इसके एक सेपरेट वीडियो पार्ट 2 लेकर हम आएंगे, उसमें देखिएगा। तो यहाँ पे अब बता देते हैं कि आप गाड़ी खरीदते हैं, ले लेते हैं ईएमआई पर और गाड़ी लेके अपने घर जाते हैं। जो डाउन पेमेंट दी है वो आपका कंपनी रखती है। अब कंपनी क्या करती है कि जो फर्स्ट जो टर्म है, तो कंपनी सोचती है कि अधिक से अधिक जो हमारा ब्याज दर है वो अपना ब्याज दर को रिकवर करे। तो अब किसी मतलब सिचुएशन में कर सकते हैं कि आप ईएमआई को पे नहीं कर रहे हैं, एक ईएमआई पे नहीं किए, 2 ईएमआई पे नहीं किए, 3 ईएमआई पे नहीं किए, चौथा बार में आपका एनपीए में केस हो चला जाता है। आपके पास में एक मेल पहुंचता है, आप मान के चलिए आप 5 महीना आप गाड़ी का ईएमआई सही से पे किए, उसके बाद आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में आपके पास में एक कंपनी की तरफ से कॉल भी जाना चालू हो जाएगा, आपको एक मेल भी मिलेगा। अब उस मेल में कुछ सामान्य निर्देश दिया गया होगा, जो आपको गाड़ी के से संबंधित और आपके पैसे से संबंधित कुछ जानकारी आपको शेयर किया जाता है। उसमें आपको एक वार्निंग मैसेज भी दिया जाता है कि उस वार्निंग मैसेज में कुछ ऐसा रहता है कि अगर आप इतने से इतने दिन के अंदर में अगर आप पैसा को अगर जमा नहीं किए, उस स्थिति में आपको गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। अब इस चीज में अब होता क्या था कि पहले के समय में
जो भी फाइनेंस कंपनियां थी जो गाड़ी को लोन करती थी, तो उसके पास में दो एक्सेस रहता था। क्या कि एक आपका बाइक का चार्ज भी पहले उसके पास में रहता था और दूसरा बाइक चार्ज भी आपके पास में रहता था। लेकिन ये नीति को सरकार खत्म कर दिया। सरकार ने बोला कि अगर लोन दे रहे हैं गाड़ी पे, तो आपकी ये कोई खुद के जिम्मेदारी पर दीजिए, खुद के स्टैंड पर दीजिए, ना कि कस्टमर का आप कोई सामान को रख कर आप करिए। तो वो पहले का नीति था, जो पहले का नीति चेंज हो गया है। अभी की स्थिति में अब ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी अपने वैल्यू पर देती है। अब होती क्या है कि आपने ईएमआई को पेमेंट नहीं किया, आपके पास में मेल पहुंचा, उसका एजेंट अब जो सीजर है, जो गाड़ी के सीजिंग डिपार्टमेंट है, तो अब वो सीजिंग डिपार्टमेंट के पास में चला जाएगा। ओके, अब ओके सीजिंग डिपार्टमेंट के पास में जाने के बाद में सीजिंग वाले जो है, सीजर जो बोलते हैं, अब वो आपका उनका टोटल डॉक्यूमेंट केवाईसी उनके पास में रहता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपका उनके पास में रहता है। उनको टोटल डिटेल्स पता रहता है। इस केस में एक चीज हम और बता दें कि इसमें दो मेथड से होता है। जैसे आप लोन जो पेमेंट करते हैं, इसमें दो मेथड चलता है। पहला है कि ऑटो अकाउंट से ऑटो कट चलता है और दूसरा मैनुअल चलता है। तो ऑटो कट जो चलता है, तो उसमें बहुत कम ऐसे एजेंट होते हैं जिनको आपके बारे में पता रहता है, सिर्फ केवाईसी वेरीफाई करते हैं। अब कुछ रहता है मैनुअल, जो कलेक्शन टीम जाता है आपके यहाँ से बाइक का पैसा कलेक्शन करके लाता है। तो कलेक्शन टीम को पूरा अच्छा से आपका पूरा खासियत के बारे में पता रहता है। वैसे लोग का अगर थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि जब बहुत जल्दी गाड़ी पकड़ा जाता है। जो ऑनलाइन आता है तो थोड़ा मेहनत लगता है कि उसको खोजने में, सर्च करने। तो होता क्या है कि वो लोग को पूरा एजेंट को पता रहता है कि आपके पास में कहाँ पे गाड़ी हो सकता है, कहाँ पे रहेगा। तो आप नहीं देंगे तो आपके पास में आप उस चीज़ को भी आप इग्नोर किए, मेल को भी इग्नोर किए, फिर सीजिंग डिपार्टमेंट आपको खोजेगा। जहाँ भी आपका गाड़ी देखेगा वहाँ से आपका गाड़ी को वो उसका लीगल राइट हो जाता है उठा लेना, क्योंकि आपको पहले वो मेल भेज चुका है, उसका मेल का आपने रिप्लाई नहीं दिया, ना ही उसका आपने पेमेंट किया। अब उसका लीगल राइट बनता है आपका, जहां भी आपका गाड़ी देखेगा वहां से गाड़ी आपको उठा लेगा। अब आपका गाड़ी को उठा लेने के बाद जो है ना, सभी कंपनियों का या कुछ कंपनियों को मिलाकर एक यार्ड होता है। सभी जिलों में यार्ड होता है, एक जिला में 2-3 यार्ड होता है। बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग यार्ड रहता है। तो उस यार्ड में जो है ना, उनका एक्सेस हम लोग का रहता है। तो जो भी आपका गाड़ी जो उठता है, वो गाड़ी जो है सीधा यार्ड में जाकर लग जाता है। जिस यार्ड का वीडियो आप हमारे सेकंड वाले चैनल पर देख सकते हैं, एमजेड मार्केट प्लेस पे, वहाँ पे काफ़ी सारा नीलामी किया जाता है डायरेक्ट अलग अलग फाइनेंस कंपनियों का। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो वो फाइनेंस कंपनियों का जो नीलामी वहाँ पे किया जाता है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। अब वो गाड़ी आपका यार्ड में चला गया। अब उसके बाद में आपको एक फिर वार्निंग लेटर आपको इशू किया जाएगा 1 महीने के लिए। 1 महीने में अगर आपने जवाब नहीं दिया, तो उसमें भी यही लिखा रहता है कि जो भी आपका गाड़ी है, जो आपका ईएमआई रह चुका है, उस ईएमआई को आप पेनाल्टी के साथ में आप पेमेंट कीजिए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ते जाता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में उस गाड़ी को वहाँ से अप्रूव कर दिया जाता है कि इस गाड़ी को नीलाम किया जाए। अब वो जो है उसका लिस्ट अब बन के, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, तो उसका लिस्ट अब लिस्ट पर चढ़ जाता है नीलामी की। अब वो गाड़ी आपका नीलामी के लिस्ट पर चढ़ जाता है। अब वो गाड़ी जब तक यार्ड में है तब तक, अब उसके बाद में जैसे ही अगला ऑप्शन आएगा, अब वो आपका गाड़ी नीलामी के लिए ऑलरेडी तैयार है। अब उस गाड़ी की अब नीलामी की जाएगी। अब उसका वैल्यूएशन जो होता है, जो गाड़ी का वैल्यूएशन है, अब गाड़ी का क्या वैल्यू होना चाहिए। अब उस स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि यार्ड में गाड़ी रहता है, यार्ड में अब कुछ रहे अब 1 महीना 1.5 महीना यार्ड में गाड़ी खड़ा रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका बैटरी कुछ डैमेज हो सकता है, या उसका हवा वगैरह निकल सकता है, या कुछ और भी टेक्निकल इशू आ सकता है बारिश मौसम के कारण। तो ये चीज़ गाड़ी का वो दशा रहता है। लेकिन गाड़ी बिल्कुल एजेंसी से निकला कस्टमर के पास में, कस्टमर के पास से सीधा यार्ड में आता है। तो गाड़ी एकदम बिल्कुल सुरक्षित, और इंजन वगैरह की जहाँ तक बात करें तो बिल्कुल अच्छा होता है। हम रिकमेंड यही करते हैं कि आपने और वो जो प्राइवेट फाइनेंस की गाड़ी है आप वो खरीद सकते हैं बहुत आसानी तरीक़ा से। उसका आप एक सेपरेट वीडियो आएगा, देख लीजिएगा पार्ट 3 में। तो अब यहाँ पे आपको हम बता दें कि
इसमें आपका गाड़ी को जब नीलाम किया जाता है तो उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है, ये गाड़ी का क्या वैल्यूएशन, कितना हमारा बकाया जो है। कुछ कुछ स्थिति में कंपनी को लॉस भी होती है। अब उस स्थिति में आपका गाड़ी जो लिस्ट पे जाता है, अगला नीलामी आएगा तो उस अगला नीलामी में उस पर उसका जो लॉट नंबर है वो लॉट नंबर डाल दिया जाएगा कि ये लॉट नंबर पे ये गाड़ी है और इसको नीलाम किया जाएगा। अब उस गाड़ी पर अब बोली लगेगा, मान के चलिए गाड़ी अगर 2021 का मॉडल है या 2022 का मॉडल है तो उस पर उसी हिसाब से उसका बोली लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ऐसे एग्जाम्पल के लिए पता है तो 40,000, 30,000, 32,000, 35,000 जो भी कंपनी का बकाया पैसा है, अगर सोचेगा कि अधिक से अधिक हमारा पैसा निकले तो अधिक से अधिक बोली उस पर लगता है। तो जितना जितना सबसे ज़्यादा जो बोली लगाता है उनको गाड़ी वो दे दिया जाता है। तो वही आप कंपनी शोरूम से निकला होगा, आप गाड़ी शोरूम से निकाले, आपके पास में आया, EMI पेमेंट नहीं दिए, वो गाड़ी गया कहाँ, सीजर के पास में, सीजर उसको ले जाकर यार्ड में लगाया, वो यार्ड में जाकर गाड़ी 1 महीना रुकता है, उसके बाद में गाड़ी को नीलाम किया जाता है। ये है नीलामी। जो लोग नीलामी शायद समझ रहे हैं तो चैनल को लाइक और कमेंट एक प्यारा सा करके बताइएगा। जो ऐसे भाई और दोस्त होंगे जिनका गाड़ी पकड़ाया हुआ सीजिंग डिपार्टमेंट से पकड़ा हुआ होगा, वो भी हमें बताइएगा। और इससे कैसे बचना है इसके ऊपर एक हम आपको एक अच्छा सा वीडियो लेकर हम आ जाएंगे, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, प्रणाम।